स्वामी अंतर्मुख होकर ज्ञान ध्यान लवलीन रहो। करो निरंतर आत्म साधना सिद्ध दशा प्रगटाने को। करो निरंतर आत्म साधना सिद्ध दशा प्रगटाने को। 28 मूल गुण का पालन नित निरतिचार जो करते हैं। श्री साधु को नमस्कार जो भवबंधन को हरते हैं। श्री साधु को नमस्कार जो भवबंधन को हरते हैं। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विशाल को, जिन्होंने पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए अपना कविता पेश किया। और अंतिम कवि के रूप में अब मैं बुलाने जा रहा हूं कीर्ति मखदूम को। वह आए और अपना कविता पेश करें। कीर्ति मखदूम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, निर्णायक और सामने बैठे हुए सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। मेरे कविता का विषय है आतंकवाद। सादर करने जा रहा हूं आतंकवाद। पत्थर रखा है सीने पर और आज कलम चलाता हूँ। पत्थर रखा है सीने पर और आज कलम चलाता हूँ। कहीं धोखा होना मेरे साथ भी जल्द ही बात बताता हूँ। जहाँ कालिदास ने रघुवंश लिखा है आदर्श उन्होंने पाया है। आतंकी वहाँ अब रहते हैं सज्जन का किनारा आया है। जहाँ राम राज्य ने नीति सिखाई भ्रष्टाचार अब होते हैं। जन्मे थे पहले गांधी जी अब नक्सलियों की भीड़ है। आया है किनारा अब इनका भी सारे आतंक डूबेंगे। सलाखों में भी नहीं फांसी के फंदे चढ़ जाएंगे। रास्ता अब और नहीं है आतंकियों तुम्हारा। रास्ता अब और नहीं है आतंकियों तुम्हारा। राम राज्य फिर आएगा डूबेगा आतंक किनारा। सिर कटे उन जवानों के देखते हम रह गए। सिर कटे उन जवानों के देखते हम रह गए। वो समय अब आ नहीं सकता आंसू तो लेकिन बह गए। सीमा के इन जंगों में सीने पर गोलियां खाई है। सदाचार की तस्वीर हम दुनिया को क्षमा दिखाई है। आतंक मचाने वालों सुनो अब आवाज उठेगी। आतंक मचाने वालों सुनो अब आवाज उठेगी। हमने भी शस्त्र चलाए तो शायद दुनिया उजड़ेगी। एक भी गोली अब चली अगर पूरा हिसाब चुकाएंगे। कश्मीर तो दे नहीं सकते पाकिस्तान भी ले जाएंगे। न मांगेंगे कश्मीर और ना तालिबान तुम्हारा। न मांगेंगे कश्मीर और ना तालिबान तुम्हारा। गली गली में कश्मीर बनाएगा ये हिंदुस्तान हमारा। गली गली में कश्मीर बनाएगा ये हिंदुस्तान हमारा। लादेन जैसे गुरु आपके इसलिए दुष्कर्म करते हो। लादेन जैसे गुरु आपके इसलिए दुष्कर्म करते हो। कर न पाए दुष्कर्म यहाँ भारत से अलग रहते हो। आतंकों की इन हरकतों से वो दिन जरूर आएगा। आतंकों की इन हरकतों से वो दिन जरूर आएगा। सेना तो चलती जाएगी पाकिस्तान कुचल जाएगा। सेना तो चलती जाएगी पाकिस्तान कुचल जाएगा। आतंकवाद की बातें प्रारंभ हुई यहाँ से। भारत की सरहद छोड़ो शुरू हुआ पाकिस्तान जहाँ से। आतंकियों की हाथ से रची हुई दीवारें जो रक्त रंजित हाथ है वो है मौत के प्यारे। वो वर्ल्ड ट्रेड पार्क नहीं जो हल्ला करके छुप जाओगे। वो भारत का कश्मीर है जहाँ कभी न तुम टिक पाओगे। वो भारत का कश्मीर है जहाँ कभी न तुम टिक पाओगे। वो हत्याकांड का मुद्दा नहीं जो हाई कोर्ट में चलता रहे। ये आतंकवादी अंधेरा है हर व्यक्ति में उद्रेक उठाए। आतंकवाद तो तब भी था जब जल गई नागासाकी। हो नहीं सकते आदर्श इनका सज्जनता हम में है बाकी। क्यों करे बाहर की चर्चा जब घर में आतंकी बैठा हो। न्यायाधीश के सामने जैसे गुनहगार वो बैठा हो। हल्ला हुआ देश पर अगर देखो अपने देश की बात है मतलब आतंकवाद की बात आई तो अपन बाहरी देशों का नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ से चालू हुई है मतलब अपने देश की बात चालू हुई है। हल्ला हुआ देश पर अगर पिस्तौल लेकर चिल्लाते हो। हल्ला हुआ देश पर अगर पिस्तौल लेकर चिल्लाते हो। रोक सको तो रोक लो जो तुम भूचड़ खाने खोलते हो। स्वार्थ इतना बढ़ गया है लूट रहे हो जंगल भी। स्वार्थ इतना बढ़ गया है लूट रहे हो जंगल भी। लापरवाही कितनी बड़ी है तोड़ रहे हो सिग्नल भी। द्रोह के रास्ते पर चलते हो हिंसा के सिग्नल पर रुकते हो। द्रोह के रास्ते पर चलते हो हिंसा के सिग्नल पर रुकते हो। क्या वो आतंक नहीं जो तुम पाप के पन्ने पलटते हो। क्या वो आतंक नहीं है जो तुम स्त्री भ्रूण हत्या करते हो। भ्रष्टाचार की सीढ़ी चढ़ते हो और मदोन्मुख हाथी की तरह भाई भाई लड़ते हो। मंदिर
मंदिर मस्जिद जाते हो, कबीर के दोहे गाते हो, मंदिर मस्जिद जाते हो, कबीर के दोहे गाते हो, धर्म ध्वज दिखाते हो और हिंदू मुस्लिम लड़ते हो, धर्म ध्वज दिखाते हो और हिंदू मुस्लिम लड़ते हो। जब वो लड़ते थे सीमा पर तुम त्योहार मनाते हो, अन्याय के आगे झुकने वालों राष्ट्रगीत क्यों गाते हो। अरे छोड़ दो वो चौराहा जिस पर आतंकी बैठे हो, डूब जाओ उस सागर में जहाँ संत निवास और साम्य भाव हो। हे पढ़ने सुनने वाले वीरो, मंथन करो इन शब्दों का, नवनीत बस तुम ले जाओ, मैं अज्ञानी हूँ उक्तियों का। अब जाकर के असली प्रतिभा का पता चलेगा जब 6 वक्ता सेलेक्ट होंगे और वे यहीं बैठ करके आपने सामने उनको एक विषय दिया जाएगा, उस विषय पर वे यहीं कविता बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं चाहूंगा निर्णायक महोदय से कि हमारे सामने 6 वक्ताओं के नाम घोषित करें जो टॉप 6 से हैं। हाँ बोलो। अभी जैसा कि पहले से पूर्व निर्धारित है, उसी क्रम में 6 वक्ताओं के लिए बोला गया है छांटने के लिए। उसमें से अंकों के क्रम अनुसार, तीनों सीट के अनुसार, विशाल जैन फर्स्ट। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। विशाल जैन। हेमचंद जैन सेकंड। हेमचंद। कीर्ति कुमार थर्ड। सभी खड़े हो जाए। जिनका भी नाम लिया जा रहा है वो सब खड़े हो जाएं। विशाल, हेमचंद। नियम जैन, जोरदार तालियां। सचिन जैन सागर। और लास्ट पंकज जैन, जोरदार तालियां। हाँ, ये जो हमारे 6 सेलेक्ट हुए हैं ये ऊपर रहेंगे और आप सबसे निवेदन है कि आप नीचे जाकर के इनकी कविताओं का आनंद ले सकते हैं। अब निर्णायक महोदय से निवेदन है, विषय बोल रहे। हाँ, विषय आपको अनाउंस नहीं करना है, आपको सिर्फ पर्ची निकालनी है और वो विषय इन तक एक वक्ता के लिए, पहले वक्ता के लिए हमारे ये हैं विशाल जी, इनके लिए आपको पर्ची निकालनी है। एक पर्ची आप ही दे दो ना, एक साथ निकाल के। अपने आप निकालेंगे ना, उनको चुनने दो। अच्छा, वो उठा लें, ऐसा कर लेंगे, उनको उठवा दो ना। आपको 6 मिनट का टाइम मिलेगा, कविता लिखने के लिए। सबको एक सा ही टाइम दिया जाएगा। आप कविता लिखना, जैसे ही आपके हाथ में कागज है वैसे कविता लिखना प्रारंभ कर दें और कागज पे, आपको जो कागज दिया गया है उस पे अपना नाम जरूर लिखना है। बीच में बुलाओ सनी। हाँ, अब कविता प्रस्तुत करने के लिए हमारे भूतपूर्व विद्वान शनि जी, जोरदार तालियां के लिए बजाएं आप। और इनके बारे में एक बात बता देना चाहता हूं कि मत पूछ कि क्या हसरत है मेरी तेरे आगे, मत पूछ कि क्या हसरत है मेरी तेरे आगे, तू देख कि क्या औकात है तेरी मेरे आगे। तो ऐसा कहते हैं। और आए शनि जी भाई साहब। एक शब्द सुधार दूं, औकात की जगह बोल देता हूं, क्या रंग है तेरा मेरे आगे। बहुत बढ़िया। आदरणीय मंचासीन निर्णायक अध्यक्षगण, उपस्थित मंच पर कविगण, महाविद्यालय का एवं ट्रस्ट का बहुत आभारी, उन्होंने इस बीच मुझे मौका दिया कुछ पंक्तियां बोलने का। आपने जितनी मुझे समय अवधि दी है उतनी अवधि के बीच में अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा और थोड़े इस माहौल को हास्य में परिवर्तित करना चाहता हूं कि एक बार सोनिया जी आई राजस्थान दौरे पर चुनाव प्रचार करने, तो अब क्या हुआ, गड़बड़ ये हो गई कि जोधपुर में तो भरतपुर के राजा की जय बुलवा दी और भरतपुर में जोधपुर के राजा की। अब वो सेक्रेटरी बोले, बहन जी क्या कर रही हूँ मैडम, गलत जय बुलवा दी, राजा बदल गए। तो मैडम कहती हैं, सेटअप, जब मैं इटली से आके यहाँ राज कर सकती हूँ, वो 400 किलोमीटर जाके राज नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, तालियां। ऐसे ही अभी अपने पिछले दिनों यूपी के अंदर चुनाव हुए, वहां प्रचार करने मैडम चली गई, युवराज राहुल चले गए, प्रियंका दीदी चली गई, जीजाजी रावत वाड्रा चले गए, उनके 2 बच्चे चले गए मंच पे,
अब मेरे यहाँ वो नौकरानी पोंछा लगा रही थी, तो कहती ये सब तो समझ में आते हैं, वो 2 बच्चे कौन। अब जो जवाब था यदि पसंद आ जाए तो तालियां देना। वो 2 बच्चे कौन। कहते हैं इनको नमस्कार करो, ये 2030 के प्रधानमंत्री हैं। बहुत बढ़िया, तालियां। अब मैं आपको अपनी कविता से सीधा जोड़ता हूं कि बाल कवि बैरागी दा एक बहुत बड़े कविता के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले बिरला ऑडिटोरियम में 2 पंक्तियां कही थी, बहुत मुझे अंदर तक लगी कि जो तना अपनी आने वाली नई कोपल को स्वागत नहीं करता उनका, वो तना तना नहीं रहता है, ठूंठ रहता है। इसलिए एक बार यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाएं कि हमारी इस लेखन शैली को आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। आप हमें लगभग 11 बजे तक समय दे रहे हैं, जो भी समय है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अभी खबर दे दूं, एक सूचना अशुभ है, हैदराबाद में सीरियल ब्लास्ट हो गए हैं। हैदराबाद के अंदर सीरियल ब्लास्ट हो गए हैं। अब समझिए कि हमारे देश कहां पर टिका हुआ है, हालत क्या है। कल के अखबार में आप पढ़ेंगे तो उन लोगों के लिए किसी कवि ने 2 लाइनें लिखी हैं, इस प्रकार है, वे कौन लोग हैं, वे कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, उनसे अच्छे तो वो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं, उनसे अच्छे तो वो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। इस लोक का चरित्र चित्रण 2 बंदों में करूंगा केवल मैं। अच्छे लगे तो आप बताइएगा कि पंक्तियां ठीक थी, और क्षमा ये चाहता हूं, ये मेरे द्वारा लिखी गई नहीं है, इन लोगों का प्रयास अच्छा था, मैं लिख नहीं पाया, और जिस रस में मैंने लिखा है उस रस को मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए जो मुझे पसंद था वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इतनी रंग बिरंगी दुनिया 2 आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया, पहला बंद, जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। समझना, बहुत सुधी श्रोता हैं आप लोग, तालियां बजाइएगा लेकिन समझ करके। जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। अरे जिनको पतवारें सौंपी थी, जिनको पतवारें सौंपी थी, वो भंवरों के सूदखोर थे। सूदखोर मतलब दलाल थे। जिनको पतवारें सौंपी थी, वो भंवरों के सूदखोर थे, और जिन्हें भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे निकले। और बेमंजिल तक क्या पहुंचेंगे, अंतिम पंक्ति, बेमंजिल तक क्या पहुंचेंगे, जो खुद को रास्ता भटकाए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। बंद सुनना ध्यान से, हमारे जीवन की ये घटनाएं हैं। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे चतुर मिले जो मन से, ध्यान चाहूंगा आपका, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, ऐसे धनी मिले जो, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। और एक पंक्ति में यदि चमत्कार पैदा हो जाए तो मुझे विदा करना कि मिले पराए पन से अपने, मिले पराए पन से अपने, अपने पन से मिले पराए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। तालियां। अंत में 4 लाइनें, 4 पंक्तियां वो प्रस्तुत करना चाहता हूं कि दूसरे देश हम पर आक्रमण करें, सब कुछ करें, हम जवाब नहीं देते, और हम कुछ करें तो हमें प्रतिक्रिया क्या होती है कि हमसे पूछो, हमसे पूछो सहे हैं कितने सितम, जिंदगी से चले मौत तक आ गए, एक हम हैं जो चुप चोट खाते रहे, आप थप्पड़ लगाओ घबरा गए। बहुत बढ़िया, जोरदार सनी जी के लिए तालियां। सनी जी जो अपने देश के
अच्छे कवि रहे हैं और अब कविता पेश करने के लिए हमारे निर्णायक महोदय कहे जाए, अधीक्षक महोदय कहे जाए, ऐसे हमारे सनी जी के ही बेच के और सनी जी ही के कद के ऐसे हमारे अनेकांत जी शास्त्री चाहूंगा वो आए और बहुत ही सुंदर कविता पेश करें। भाई अनेकांत जी। और आप सभी का टाइम अप हो चुका है, 6 मिनट पूरे। सभी अपना नाम जरूर लिख देंगे। मैं चाहूंगा कि अनेकांत जी भाई साहब से थोड़ा मंच को रोमांचित कर दें, क्योंकि बहुत अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। बीच में ही आया हूं। आप अभी मुझे निर्णायक की नज़र से ना देखें कि कोई निर्णायक हूं या कोई अधीक्षक हूं। आप अगर मुझे मात्र एक कवि की नज़रों से देखेंगे तो मैं अच्छा महसूस करूंगा। मंगलाचरण भी बहुत जोरदार हुआ। एक बार किसने किया था? अमितेंद्र ने। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। तालियां। ये मैंने तालियां इसलिए बजाई हैं कि अगर मूर्खों के कवि सम्मेलन में गया था 1 अप्रैल को, तो एक लड़की को सरस्वती वंदना करने के लिए बुलाया। आई, खड़ी हो गई, सरस्वती वंदना करी, ऐसी वंदना करी कि वंदना बंद ही नहीं हुई। बहुत बढ़िया। सुनिए, पहले सुनिए। खड़े होके बोलती है, बंद ना करूं, बंद ना करूं, बंद ना करूं। बोलती जा रही, बंद ना करूं, बंद ना करूं। लोग परेशान हो गए, माइक बंद कर दिया, उठा के एक तरफ रख दिया। तो ऐसे ऐसे वंदना करने वाले भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छी वंदना अमितेंद्र जी ने करी थी। बहुत बढ़िया। अमितेंद्र जी के लिए तालियां, ऐसे तालियां बजाएं अमितेंद्र जी के लिए। हाँ, देखिए, मैं आप सभी शुरू से जानते हैं, मैं कुछ ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं है। टूटे फूटे जैसे शब्द हैं वैसे मैं लिख देता हूँ। जब मुझे हमारे सर पढ़ाते थे ना, तब भी मुझे कुछ समझ में आते ही नहीं था। मैं दलपतपुर में पढ़ा हूँ, DPS में, दलपतपुर पब्लिक स्कूल, DPS। जोरदार तालियां जिन्होंने अनेकांत जी ने DPS से पढ़ाई करके आए, दलपतपुर से। एक बार हुआ क्या, लक्ष्मीकांत तुम्हारे सर जी थे, वो पढ़ा रहे थे। बोले राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। मुझे बात समझ में नहीं आई कि राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। राम स्वरूप बीमार हुए तो राम स्वरूप को मरना चाहिए, फल स्वरूप कहां से मर गए? बोले नहीं नहीं बेटा, वो राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने बोला हत्या कर दिए भैया, राम स्वरूप बीमार हुए, सो भी कौन मर गए थे? फल स्वरूप मर गए। बीमार हुए राम स्वरूप, मरे कौन? फल स्वरूप। तीसरी बार बोलते हैं परिणाम स्वरूप मर गए। मैं तो स्कूल छोड़ के आ गया। होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया, तम सो मा ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ करके आना है। सुना होगा शायद आपने। मम्मी जी ने पूछा बेटा बोलो तम सो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है? मैंने बोला माँ तुम सो जाओ, मैं ज्योति से मिलके आता हूँ। तो मैं ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। एक छोटी सी कविता है, मैं पेश करता हूँ। शायद आज से 3 साल पहले मैंने ये कविता लिखी थी। कविता शादी के ऊपर है और जो कुछ है सब काल्पनिक है। आप इसके अस्तित्व को खोजने की कोशिश ना करें। 2 लाइनें पहले सुना देता हूँ कि शादी करने के बाद आदमी किस तरह फंस जाता है, उसकी क्या दुर्दशा होती है, वो आपको बताता हूं। मांग भरने की सजा कुछ इस तरह से पा रहा हूं, मांग भरने की सजा कुछ इस तरह से पा रहा हूं, मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा हूं। बहुत बढ़िया। मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा हूं। कभी हुल्लड़ मुरादाबादी जी का एक शेर याद आता है कि बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, बोतलों से क्या गिला है दोस्तों,
भाग्य में पौआ लिखा है दोस्तों। बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, हाथ में पौआ लिखा है दोस्तों, भाग्य में पौआ लिखा है दोस्तों। और औरतों ने घास डाली फंस गया, औरतों ने घास डाली फंस गया, आदमी कितना गधा है दोस्तों। तो ऐसे मैं गधों की बात यहाँ पे करने जा रहा हूं। सीधे अपनी पंक्तियों पे आता हूं। जब मेरी शादी हो जाती है, और पहले बोल चुका हूं सब कुछ काल्पनिक है। हाँ जी, धन्यवाद। गौर चाहूंगा कि शादी हो गई मेरी भैये, दुल्हन लेकर मैं घर आया। कोई नई बात नहीं है, शादी होगी तो दुल्हन तो आएगी आएगी। शादी हो गई मेरी भैये, दुल्हन लेकर मैं घर आया, और झगड़े में ही उम्र बीत गई, बाप कभी ना बन पाया। शादी हो गई जोरदार तालियां मेरी भैये, दुल्हन लेकर मैं घर आया, झगड़े में ही उम्र बीत गई, बाप कभी ना बन पाया। जीवन की एक गलती ने, जीवन की एक गलती ने जीवन को नरक बना डाला। भोजनालय वाला जीवन नहीं, मेरा जीवन। जीवन की एक गलती ने जीवन को नरक बना डाला। मानो फांसी का फंदा था जब डाली उसने बरमाला, मानो फांसी का फंदा था जब डाली उसने बरमाला। अरे मेरी महारानी जी, संबोधन मेरे उसके प्रति, अरे मेरी महारानी जी, मैं कहकर उसे बुलाता हूँ और रोज सुबह जल्दी से उठकर झाड़ू रोज लगाता हूँ। बहुत बढ़िया। अरे मेरी महारानी जी, मैं कहकर उसे बुलाता हूँ, रोज सुबह जल्दी से उठकर झाड़ू रोज लगाता हूँ। एक बार श्रीमती जी ने मुझको होशियारी दिखलाई। सब होशियार होती हैं, होशियारी कोई कोई दिखलाता है। एक बार श्रीमती जी ने मुझको होशियारी दिखलाई। अब देखना होशियारी कैसी है, मैं भी कोई कम नहीं था। सुनना, एक बार श्रीमती जी ने मुझको होशियारी दिखलाई, मेरा भी प्रमाण्य देखकर बाद बाद में घबराई। एक बार श्रीमती जी ने मुझको होशियारी दिखलाई, मेरा भी फिर मान्य देखकर बाद बाद में पछताई। एक बार बोली जब मेरी दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी थी, एक बार बोली जब तुम दाढ़ी मूछ मुड़वाओगे तभी दिवाकर जी मुझसे खाना बनवा नहीं पाओगे। जिद देखो जिद। एक बार बोली जब तुम दाढ़ी मूछ मुड़वाओगे तभी दिवाकर जी मुझसे खाना बनवा नहीं पाओगे। ये पेट पापी पेट का सवाल है, भूख तो लग रही थी, मैं गया और दाढ़ी मूछ मुड़वा के आ गया। एक बार बोली जब तुम दाढ़ी मूछ मुड़वाओगे तभी दिवाकर जी मुझसे खाना बनवा नहीं पाओगे। मैं बेचारा दौड़ लगाकर दाढ़ी मूछ मुड़वाया, मैं बेचारा दौड़ लगाकर दाढ़ी मूछ मुड़वाया और घर आकर के देखा तो उसको गाना गाते पाया। एक तो मेरी दाढ़ी मूछ मुड़वा दी, फिर गाना गा रही ऊपर से। मैं बेचारा दौड़ लगाकर दाढ़ी मूछ मुड़वाया, घर पहुंचा तो बीवी को एक गाना गाते पाया। गाना क्या था? मैंने ऐसी टेव रचाई, पिया की दाढ़ी मूछ मुड़वाई। बहुत बढ़िया, तालियां। ऐसी टेव रचाई, पिया की दाढ़ी मूछ मुड़वाई। मुझे बहुत बेकार लगा। घर पहुंचा तो बीवी को एक गाना गाते पाया। मैंने ऐसी टेव रचाई, पिया की दाढ़ी मूछ मुड़वाई। मैंने ऐसी टेव रचाई, पिया की दाढ़ी मूछ मुड़वाई। उसको सुनकर मेरा मन चकराकर गुस्से में आया। आखिर पति था उसका। उसको सुनकर मेरा मन चकराकर गुस्से में आया। बहुत सोचने के बाद एक सुविचार मन में आया। उसको सुनकर मेरा मन चकराकर गुस्से में आया। बहुत सोचने के बाद एक सुविचार मन में आया। अगर ये विचार आपको अच्छा लगे तो जरूर तालियां बजाना। फौरन में ससुराल गया। किसकी? अपनी। फौरन में ससुराल गया, फिर सबका मुंडन करवाया। मैं उसके ससुराल में जाके पूरी ससुराल को उसका सबका मुंडन मैंने करवा दिया। फौरन में ससुराल गया, फिर सबका मुंडन करवाया। उसके खानदान सबको निरकेश गांव में ले आया। उसके खानदान सबको निरकेश गांव में ले आया। चाचा मुंडे चाची मुंडी अब सास ससुर भी मुंडे थे। चाचा मुंडा चाची मुंडी अब सास ससुर भी मुंडे थे। साला मुंडा साली मुंडी सर्वत्र चकाचक मुंडे थे। सर्वत्र चकाचक मुंडे थे।
तब हंसी बहुत भी आती थी, तब हंसी बहुत भी आती थी, पर गुस्सा भी ज़्यादा आया। तब हंसी बहुत भी आती थी, पर गुस्सा भी ज़्यादा आया। घर पहुंचा तो बीवी को फिर से गाना गाते पाया। घर पहुंचा तो बीवी को फिर से गाना गाती पाया। क्या गा रही थी? मैंने ऐसी टेव रचाई, पिया की डांडी मूछ मुड़वाई। मैंने ऐसी टेव रचाई, पिया की डांडी मूछ मुड़वाई। पर क्या था, मैं भी सेना ले आया था अपनी पूरी ससुराल की। मैं भी सेना ले आया था अपनी पूरी ससुराल की। जैसा मैं वैसा पीहर, जैसा मैं वैसा पीहर, फिर जोड़ी बनी कमाल की। देख सभी टकली सेना वो मन ही मन में घबराई। देख सभी टकली सेना वो मन ही मन घबराई। उसके बाद मैंने भी उसको एक शायरी सुनवाई। उसके बाद मैंने भी उसको एक शायरी सुनवाई। अरे पीछे देख लोगाई, या मुड़िया पलटन आई। अरे पीछे देख लोगाई, या मुड़िया पलटन आई। तो आप सभी को मैं एक चेतावनी देता हूँ, एक सलाह देता हूँ कि कभी शादी करो तो सोच समझ के करना। रोटियों के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो मांग मांग के खा रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अनिकांत जी ने कविता प्रस्तुत की, हास्य कविता। वाकई शादी एक ऐसा लड्डू है, ये तो बिना खाए इनकी ये हालत है। खा लेते तो क्या होता। मैं अनिकांत जी के, आप लोगों को तो पता नहीं होगा अनिकांत जी शादी हो गई, लेकिन अनिकांत जी ने खुद ही बता दिया कि मेरा शादी हो चुका है। इसलिए अनिकांत जी के लिए जोरदार तालियां एक बार, और उनके भाभी जी के लिए जोरदार तालियां। और अब हम द्वितीय चरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, और समय आपके पास बहुत सीमित है। बिना किसी ज्यादा भूमिका के आप अपनी कविता सीधे प्रारंभ करेंगे। तो मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं पंकज जैन को। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तालियां में कमी नहीं होनी चाहिए, सभी तालियां जरूर बजाएंगे। मुझको विषय दिया गया है बढ़ती आबादी। तो कुछ पंक्तियां सजोई गई हैं, ध्यान से सुने। कुछ कर दो तुम या कर दें हम, कुछ कर दो तुम या कर दें हम, इस बढ़ती आबादी को रोको। हो जाए देश आजाद इससे, हो जाए देश आजाद इससे, ऐसा कुछ तुम काम करो। भारत की आबादी तो 90 देश बराबर है। भारत की आबादी तो 90 देश बराबर है। चीन इसका पापा है जिसके ना कोई बराबर है। चीन इसका पापा है जिसके कोई ना बराबर है। सन 47 में 35 करोड़, सन 47 में 35 करोड़, 2013 में 121 बतलाता है। 2013 में 121 बतलाता है। आप खुद देख लो, देश का विकास सामने आता है। आप खुद देख लो, देश का विकास सामने आता है। कुछ कर दो तुम या कर दें हम, इस बढ़ती आबादी को रोको। हो जाए देश आजाद इससे, ऐसा कुछ तुम काम करो। दूसरा पैरा है, भारत की दशा के बारे में वर्णन है कि नौकरियां 5000 निकलती हैं। नौकरियां 5000 निकलती हैं, 5 लाख खड़े हो जाते हैं। नौकरियां 5000 निकलती हैं, 5 लाख खड़े हो जाते हैं। पेपर देने जब ट्रेन में जाते, पेपर देने जब ट्रेन में जाते, 5-10 तो ऐसे ही मर जाते हैं। 5-10 ऐसे ही मर जाते हैं। ये सब कारण है, ये सब कारण है। इस बढ़ती आबादी को रोको। कुछ तुम कर दो, कुछ हम कर दें। इस बढ़ती आबादी को रोको, इस बढ़ती आबादी को रोको। इस तरह बढ़ती आबादी को रोकने के बाद रुक गई है, दर कम हो गई है आजकल। मैं बुला रहा हूं नियम जैन, जो पूरे नियम के साथ अपनी कविता पढ़ेंगे। अपना विषय बता दें। भ्रष्टाचार। बढ़ रहे हैं लुटेरे,
बढ़ रहे हैं लुटेरे साधुओं के वेश में, बढ़ रहा है भ्रष्टाचार नेताओं के भेष में। आज की आज़ादी और बढ़ती हुई आबादी इस भ्रष्टाचार में किस प्रकार से बढ़ रहे हैं कि बढ़ रहे हैं लुटेरे साधुओं के वेश में, बढ़ रहा है भ्रष्टाचार नेताओं के वेश में। इस सारे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इस सारे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सत्य का ही नाश करने वाला है, सत्य का ही नाश करने वाला है। कहीं तो गरीबों के घर में ना उजाला है, कहीं तो गरीबों के घर में ना उजाला है और कहीं तो अमीरों के घर में उजाला है। इस भ्रष्टाचार के कारण ही हमारा देश आज तक आज़ाद ना हुआ, इस भ्रष्टाचार के कारण ही हमारा देश आज़ाद ना हुआ। भ्रष्टाचार के कारण ही इस कलयुग में नारी को अपमान सहना पड़ा, भ्रष्टाचार कि यदि हमें भ्रष्टाचार को मिटाना होगा तो इस काम को हम सभी को, युवा पीढ़ी को इस देश में आगे आना होगा। जय जिनेंद्र। हेमचंद जैन। मेरा विषय है पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश में मैं ले रहा हूँ पाकिस्तान पड़ोसी देश। तो उसके लिए एक मैटर तैयार किया है मैंने। एक माँ जब अपने बेटे को फौज में भेजती है और जब फौज से उस सैनिक की चिट्ठी आती है माँ के पास, तो उसके मन में क्या उठता है, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ पड़ोसी देश के माध्यम से। किसी सैनिक की चिट्ठी आई, चिट्ठी जब उसके गांव में आई, किसी सैनिक की चिट्ठी आई, चिट्ठी जब उसके गांव में आई, जैसे धूप उजाला लाई पहुंच गई थी छांव में, जैसे धूप उजाला लाई पहुंच गई थी छांव में। झट से माँ ने चिट्ठी खोली, जबकि नहीं थी पढ़ी लिखी। भैया कोई पढ़ के सुना दे, बेटा तो है नहीं दुखी। आंखों में उसके आंसू थे, रोते रोते हंसकर बोली, जाने कैसा सोता होगा लाल मेरा उस माटी में, जाने कितनी ठंडी होती होगी उस बर्फीली घाटी में। फिर माँ क्या कहती है, आज उसी के बल पर कहती जग को नाच नचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दूंगी, सचिन जैन। मेरा विषय है नेता। तो बड़ी देर से मैं सोच रहा था कि नेता जितने भी एक्टर्स हैं बड़े बड़े, वो सभी नेतागिरी में जा रहे हैं। अभी राजू श्रीवास्तव को भी कानपुर से टिकट मिली। मैं सोच रहा था कि बड़ी गंभीरता से 2-3 दिन चिंतन किया, फिर पता चला कि नेतागिरी में जाते क्यों हैं। इनका एक कारण होता है कि जहां पैसा ज्यादा होता है वहां व्यक्ति जाता है। तो ऐसे नेतागिरी के ऊपर मुझे बोलने को कहा है। वैसे नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। नेता यदि चाहे तो देश को सुधार सकते हैं, नेता यदि चाहे तो देश को सुधार सकते हैं, नेता यदि चाहे तो भ्रष्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि नेता ही वह शख्स है जो देश में रहे देश को सुधार सकते हैं। भ्रष्टाचारियों को भगाना होगा, सच्चे देशभक्तों को लाना होगा। मात्र परिवार वालों को ही नेता मत बनाइए, नेता मत बनाइए। यहां मोदी को भी लाना होगा, यह देश वह देश है जिस देश में गंगा बहती है, यह देश वह देश है जिस देश में गंगा बहती है। इस देश में गंगा बहती है और यहाँ इन भ्रष्टाचारियों के लिए, इन नेताओं के लिए सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि जब ये नेता सुधर जाएंगे, सोनिया और मनमोहन को हटाना होगा, देश को यदि बढ़ाना होगा, तो यदि लाइए एक बार फिर
एक बार लाइए मोदी की सरकार, तो इस देश को स्वतः ही सुधारना होगा। बस 4 पंक्तियां और कहता हूं कि बात से समझे तो बात बन जाएगी, बात से समझे तो बात बन जाएगी, वरना यह हमारी लात इसी काम आएगी। सोनिया और राहुल स्वतः सुधरे तो ठीक, वरना मोदी को ही लाएगी, मोदी को ही लाएगी। विशाल जैन। मेरा विषय है युवा। कविता इस प्रकार है। युवा आज के हैं निराले, नाटक भी निराले करते हैं, नहीं जानते काम काज कुछ, अपनी बकबक करते हैं। कहते अपने को भविष्य देश का, चिंता न देश की करते हैं, काम करते उल्टे सीधे, कहते विकास देश का हम करते हैं। कहते हैं युवाओं में जोश होता है, लेकिन बूढ़ों में भी होश होता है। कहते हैं युवाओं में जोश होता है, लेकिन बूढ़ों में भी होश होता है। अगर मिल जाए ये जोश और होश, अगर मिल जाए ये जोश और होश साथ में, तो विश्व है वो जो, तो विश्व का सुधार समूचा होता है, तो विश्व का सुधार समूचा होता है। पीते हैं सिगरेट शराब और अफीम, नहीं जानते इनकी हानि। पीते हैं सिगरेट शराब अफीम, नहीं जानते इनकी हानि। मना करो तो कहते हैं वे जीवन मिला है तो जी लेने दो। मना करो तो कहते हैं वे जीवन मिला है तो जी लेने दो। लेकिन बुजुर्ग उनको समझाते हैं, बेटा जीवन जीना केवल मरना नहीं, जीवन में कुछ करना है। जीवन जीना केवल जीना नहीं, जीवन में कुछ करना है। अगर खाली चला गया जीवन तो अंत में तो सबको फिर मरना है। अगर खाली चला गया जीवन तो अंत में फिर सबको मरना है। इस प्रकार बुजुर्गों का संबोधन है और मेरा निवेदन है युवाओं से कि मेरी कविता के भाव को समझें और स्वतः सुधर जाएं। जय जिनेंद्र। अब अंतिम प्रतियोगी के तौर पर कीर्ति कुमार। मेरी कविता का विषय है बेरोजगारी। माँ जगत की मूल गुरु है मेरे मन को इतनी भाई, माँ जगत की मूल गुरु है मेरे मन को इतनी भाई, ऐसे गाने वाले देश में बढ़ रही है महंगाई। माँ जगत की मूल गुरु है मेरे मन को इतनी भाई, ऐसे गाने वाले देश में बढ़ रही है महंगाई। महंगाई तो बढ़ गई है, लूट ली ना दुनिया सारी। महंगाई तो बढ़ गई है, लूट ली ना दुनिया सारी। मर गया वो मजदूर भी झेल कर दुनियादारी। बस करो अब बहुत हुआ, हल्का करो बोझ भारी। बस करो अब बहुत हुआ, हल्का करो बोझ भारी। नजर करो उन पर भी बढ़ रही है बेरोजगारी। नजर करो उन पर भी बढ़ रही है बेरोजगारी। नाम लिए जिसका गांव आज रोता है, नाम लिए जिसका गांव आज रोता है, बिना रोटी खाए वो भाई मेरा सोता है, वो भाई मेरा सोता है। रोटी ना दो काम तो दो, रोटी ना दो काम तो दो, बार बार ये कहता है। रोटी ना दो काम तो दो, बार बार ये कहता है। अरे देश का मान है हम, अरे देश का मान है हम, छोड़ दी गुलामगिरी, समस्या अब में टोरे। यह है बेरोजगारी, यह है बेरोजगारी, यह है बेरोजगारी। दुनिया बेटी हाथ पसारे, दुनिया बेटी हाथ पसारे, चोरों ने बाजी मारी। दुनिया बेटी हाथ पसारे, चोरों ने बाजी मारी। अब तो करतब दिखाओ यारा, हटाओ बेरोजगारी, हटाओ बेरोजगारी। और कुछ कविता की पंक्तियां हैं जो बेरोजगारी के ऊपर मेरे को ध्यान में आती है। हम भारत की धरती पर रहते हैं, ना इनको हम डरते हैं, चिंता इनकी न करते हैं, ना इनको हम डरते हैं, चिंता इनकी न करते हैं। बेरोजगारी भ्रष्टाचार, ये बेरोजगारी भ्रष्टाचार, इनसे नाते तोड़ते हैं। हम भारत की धरती पर रहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी हमारे कवियों का जोरदार स्वागत करते हैं। और सुमित जी यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर कुछ 2 पंक्तियाँ मुझे बोलने को कहा है।
आंसू 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 टपक पड़े बेरोजगारी के इस एहसास पर, आंसू आंसू टपक पड़े बेरोजगारी के इस एहसास पर कि जब माँ ने कहा बेटा खाली बैठा है मटर छील ले। तो जोरदार तालियां आप सुमित जी के लिए बजा दें। और अब मैं चाहूंगा कि भागचंद जी जो हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी हैं और डॉक्टर भागचंद जैन, मैं चाहूंगा वे आए और हमारे कवियों और विद्यार्थियों को कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। जोरदार तालियों के माध्यम से हम निर्णायक महोदय का स्वागत करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय जिनेन्द्र। सम्मानीय मंच, समय अधिक हो गया है। हम 10 बजे का टारगेट लेके आए थे। मैंने दुबे जी को निवेदन किया था, बड़ी मुश्किल से लाए हम। और मेरा निवेदन है आयोजकों से कि विगत वर्षों से आ रहे हैं तो या तो दोपहर में रख लें या ऐसा करें कि इसके 2 चरण कर लें। पहला चरण आप अपने उसमें कर लें, सेकंड फाइनल चरण यहाँ करवा लें 4-5 लोगों को। एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैं 2-3 बार से आ रहा हूँ इस प्रतियोगिता में और प्रश्न उठा था कि चूँकि माहौल अपना मंच थोड़ा डिफरेंट टाइप का है आध्यात्मिक, तो क्यों ना हम इस प्रतियोगिता को भी पुण्य पाप हास्य वगैरह एक अलग है, जोड़ें उसको, लेकिन पुण्य पाप से अध्यात्म से और वो विषय रखें और उसका बाउंडेशन करें। तो चूँकि परंपरा वैसी डल जाएगी तो निश्चित रूप से आगे आने वाले बच्चे भी करेंगे। और आपको पॉलिटिक्स का, हास्य का, शादी ब्याह का, रविंद्र मंच का हॉल ले लें कभी भी, या जवाहर कला केंद्र फ्री में मिल जाता है तो उस पर बढ़िया सा प्रोग्राम अपन कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। चूँकि पहले मंच पे हो चुका है ये विषय का, इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी था। 97 में मैंने ग्रेजुएशन किया था यहीं से और आज करीब 16 साल हो गए मुझे। आप सब लोग बहुत पुण्यशाली हैं। 100% जो टोडरमल स्मारक में आपका प्रवेश हुआ है और बोलने की कला सब कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। आप यकीन मानिए कि आप यहाँ हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब और जो भी आप पढ़ा रहे हैं, पीयूष जी मेरे बैच के हैं, तो बहुत उपकार कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो हमारे लिए बोलना और ये गतिविधियों के माध्यम से सिखा रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः आपकी तरफ से और हम जो पढ़ चुके उनकी तरफ से ट्रस्ट का और सभी हमारे विद्वानों का आभार हम व्यक्त करते हैं। ये तहे दिल से है, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। और हकीकत में हमारा उद्देश्य गतिविधियों का बोलने के साथ साथ थोड़ा अपना विषय केंद्रित रहें। आदरणीय नवल जी साहब और मैं नवल जी साहब के साथ में आप, मैं यकीन मानिए, वरुण चतुर्वेदी जिनको आप टीवी में देखते ना, वरुण चतुर्वेदी वगैरह और बड़े बड़े जो कवि हैं उनके साथ हम लोग उठते बैठते हैं, उन्हें कार्यक्रम में बुलाते हैं तो अच्छे बड़े बड़े लोगों का समागम करवाएंगे। आप दूसरी एक्टिविटी कोई करें, बाहर करें, इस मंच पे वो लोग बोलने में थोड़ा सा कतराते हैं क्योंकि हमारा बाउंडेशन बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत बढ़िया सबने बोला है, तारीफ़ काबिल बोला है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे नवल जी साहब, डॉक्टर नवल दुबे जी इसका डिटेल बता देंगे। मैं एक इम्पोर्टेंट बात यह है जो दुबे जी ने भी देखी, कई लोगों ने बीच बीच में अन्य कवियों की कविताएं बोल दी हैं। या तो आप इसको नाम मत दीजिए कि स्वरचित हैं, और नाम देते हैं तो ईमानदारी के साथ आप नहीं बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं और आगे मौका मिलना चाहिए। सनी बैठे हैं, सनी जी शास्त्री बहुत अच्छे कवि हैं, तो प्लेटफॉर्म आगे मिलना चाहिए। और सब टीवी जैसे प्रोग्राम कर रहा है तो उसमें 100% मौका अपन लोगों को मिले। और लास्ट दुबे जी में कविता तो पढ़ूँ नहीं क्योंकि मेरे को 15 किलोमीटर दूर जाना है, आधा घंटा लगता है। और एक खाली शुभकामनाएं कहें जो हर बार बोलता हूँ, बोले देता हूँ 2 मिनट में। हमारी आज की हर कामना तुम पर निछावर,
हमारी आज की हर कामना तुम पर निछावर, हमारी प्रार्थनाओं का पुकार कर लो तुम ही तो हो। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। हमारी स्वप्नदर्शी, जो हम लोग नहीं कर पाए वो आप लोग कर रहे हैं, नया जमाना है। जो हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो, और हमारी इंद्रधनुषी कल्पनाओं में तुम फलो फूलो, समय के पट्ट पर ज्योति के अक्षर सजाना तुम, हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। तो बहुत बढ़िया रहा और हमारे सबकी शुभकामनाएं। मैं ट्रस्ट का और आदरणीय डॉक्टर साहब का और पीयूष जी वगैरह सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और संयोजक महोदय का, सोनू जी का, कि साल में एक बार बुलाने का अवसर देते हैं, और इसी प्रकार आपका समागम बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बिल्कुल आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, अगले सत्र हम उसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अब हमारे जो अध्यक्ष भाषण के लिए नवल जी भाई साहब है, मैं उनको बुलाना चाहता हूं कुछ इन पंक्तियों के साथ कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडे में पानी कौन रखता है, और तुम ही तो हो जो थामे हो गिरती दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो मैं चाहता हूं नवल जी भाई साहब आए और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें, और दो श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन करके हमें बताएं, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने बड़ी शिद्दत से, बड़े सलीके से इस काव्य संध्या में कवियों के काव्य पाठ को सुना। इससे एक बात जरूर पता चलती है कि आप एक सुधी श्रोता हैं, साथ में गुणों के पारखी भी हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। यहाँ जितने कवियों ने अपनी रचनाएं पढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके प्रयास बहुत अच्छे थे, क्योंकि कविता का जो मर्म है वो कविता की विषय वस्तु होता है। मुझे अज्ञे जी की पंक्तियां याद आती हैं कि व्यक्ति लिखता कब है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे नागासाकी गए, हिरोशिमा गए, वहां उन्होंने एक चट्टान पर एक छाया देखी, एक व्यक्ति की छाया देखी, वो आ गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे आराम करना चाहिए, वो हिमालय की तरफ चले गए। जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो उन्हें अचानक वो हिरोशिमा वाली वो चट्टान याद आई, और फिर बहुत गहरी अनुभूतियों में, मन के गहरे भावों में वो चट्टान और हिरोशिमा का जो अणुबम फटा था उसका दृश्य एकदम से उनके मस्तिष्क में आया, और वो अनुभूति जब बहुत गहन हो गई तो फिर वो कविता के रूप में निकली। कवि तब लिखता है जब या तो उसके सामने कोई प्रेरणा होती है या कोई घटना उसकी अनुभूति को इतना सघन कर देती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और लिख लेता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साथियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है और एक कविता की समझ दिखाई है। मैं परिणामों के विषय में आपसे रूबरू हूं, उससे पहले तो मैं ये जो हमारे 6 कवि हैं, इन्होंने जो आशु कविता रची है उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। 6 मिनट में, और कविता रचना कोई हंसी खेल नहीं है। कवि वो होता है जहां से दुनिया सोचना बंद करती है, वहां से वो सोचना शुरू करता है। तो इनको बहुत बहुत साधुवाद, एक बार जोरदार तालियां।
आज की इस काव्य संध्या में द्वितीय स्थान पर रहे हैं सचिन जैन। जोरदार तालियां उनके लिए। अब तो एक ही स्थान बचता है, आप बता सकते हैं कौन होगा? है? जी हां, आपका बिल्कुल सही अनुमान है। विशाल जैन प्रथम स्थान पर। मुझे जो विशाल में एक प्रतिभा दिखी काव्य को रचने की, काव्य को समझने की, शब्दों के चयन की, वो अच्छी है और मैं चाहता हूं कि वो इसको यहां विराम न दे, उसको और आगे बढ़ाएं। और अगर उन्होंने इस साधना को जारी रखा तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे कवि और एक अच्छे चिंतक के रूप में आने वाले समय के प्रखर वक्ता भी होंगे। मैं कविता के कुछ रंग आपके सामने रख देना चाहता हूं। पहले 2.5 पंक्तियों में देखिएगा, आपको मैं थोड़ा सा हंसा दूं, बहुत सीरियस हैं। एक हकला व्यक्ति था, रेलवे में इंटरव्यू के लिए वैकेंसीज आई, हकला था, बहुत हकला हकला करके बोलता था। अनाउंसर की वैकेंसी आई, उसने भी फॉर्म भरा। वो इंटरव्यू के दिन वहां रेलवे के ऑफिस पहुंचा, इंटरव्यू देने लगा। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश। उन्होंने कहा तुम तो हकलाते हो, तुम क्या यहां पे उद्घोषणाएं कैसे करोगे, कैसे अनाउंस करोगे कि कौन सी ट्रेन आने वाली है? उसने कहा नहीं कर दूंगा। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा अच्छा ठीक है, तुम कर दोगे? हाँ कर दूंगा। तो चलो एक वाक्य मैं बोल रहा हूं, इसका अनाउंस करके बताओ। जयपुर से चलकर दिल्ली जाने वाली पूजा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब उसका अनाउंसमेंट देखिए। उसने पूछा भाई ये कैसा अनाउंसर? बोले ट्रेन तो आके चली गई। तालियां तालियां। ये हास्य है। ऐसे ही जब उसकी वहां दाल नहीं गली तो गीता प्रेस गोरखपुर के कुछ लोग थे, उनको मार्केटिंग के लिए कुछ लोग चाहिए थे कि भैया हमें तो गीता बेचनी है। अब गीता बेचनी है, वो भी पहुंच गया। गांव के लोगों ने कहा तू तो हकला है, बार बार जाता है लौट के आ जाता है, तुझे कौन नौकरी पे रखेगा? बोल रख लेंगे। वो गीता प्रेस गोरखपुर गया, इंटरव्यू दिया। उससे पूछा कि तू बेच लेगा? बोले हाँ बेच लूंगा। जब उसने बहुत जिद की तो उसको कहा कि ले 5 गीता की किताब ले जा, और इनको बेच गया। 5-5 औरों को भी दे दी और सब लौट के आ गए, एक की नहीं बिकी। वो आया, उसके पास एक भी गीता जी नहीं। उन्होंने पूछा तूने कैसे बेची? बोले क्या दिक्कत थी? वो अपने स्टाइल में जवाब दे रहा है, जी मैंने घंटी दबाई, आदमी आया, मैंने कहा जी गीता खरीदोगे? उसने कहा नहीं। बोले खरीद लो। नहीं मैं यहीं पे सुनाता हूं। अब गीता में 18 अध्याय हैं, वो 5 दरवाजे गया, 5 गीता बेच के आ गया, क्योंकि कौन सुने, सुनने में इतना समय लग जाएगा। तो ऐसे हास्य ऐसे पैदा होता है। अब देखिए एक कविता का एक रंग हास्य में देखिए, बहुत साधारण सी समस्या है। आज से हजारों साल पहले, 5,500 साल पहले हमारे देश में और बल्कि पूरे विश्व में पहले व्यक्ति थे जो ट्यूटर हुए। ट्यूटर जानते हैं ना, ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर। पहले ट्यूटर हुए कौन थे बता सकते हैं आप? द्रोणाचार्य जी।
द्रोणाचार्य जी पहले ट्यूटर हुए, उन्होंने पहली बार कोई व्यक्ति किसी राजा के घर जाके पढ़ाने के लिए आया। उन्हीं द्रोणाचार्य की प्रतिमा एकलव्य ने लगाई। अब उन्होंने एकलव्य से दक्षिणा में क्या मांगा बताइए? अंगूठा मांगा। लेकिन मैं कहता हूं कि द्रोणाचार्य जी आज के समय में होते तो क्या मांगना चाहिए था? मैं द्रोणाचार्य जी को सलाह दे रहा हूं, मात्र 2.5 लाइन में अपनी बात कहूंगा कि दक्षिणा में निज शिष्य का लिया अंगूठा दान, दक्षिणा में निज शिष्य का लिया अंगूठा दान, गलती की गुरु द्रोण ने दोनों लेते टांग, चप्पलें संग में मिलती, चप्पलें संग में मिलती, चप्पलें संग में मिलती। और देखिए 2 पंक्तियां हमारे भारतीय परिवारों के लिए है। वहां छोटी छोटी सी बातों पे झगड़ा हो जाता है। सास बहू के झगड़े इतने आम हैं कि परिवार टूट रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, भले ही कोई चोर के ले जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों झगड़ा होता है सास और बहू में, सुनते जाइएगा। केवल 2.5 पंक्तियों में अपनी बात कहता हूं कि सास बहू में ठन गई लड़ते बीती रात, सास बहू में ठन गई लड़ते बीती रात, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई एक जरा सी बात, खटोला यहीं बिछेगा, खटोला यहीं बहुत बढ़िया, तालियां। बिछेगा, खटोला यहीं बिछेगा। और देखिए कुछ और पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। वीर रस की कविता भी हमारे पास आई थी, करुण रस की भी कविताएं थीं, लेकिन वाकई कवि कविता को जीता कैसे है। एक बंद सुनाऊंगा कि जीना तो चाहता हूं लेकिन जीने नहीं देते, कि जीना तो चाहता हूं लेकिन जीने नहीं देते, चौराहों पर मस्त चाल चलने नहीं देते, जनता एक को गेम है किताब दिल्ली है, भारत के नसीब की किताब दिल्ली है, कुर्सी है तो दिल्ली है नहीं दिल्ली फिल्ली है, कानूनों में प्रशासन जहां भीगी बिल्ली है, गम हो हथेली कि गम हो हथेली पर और पांवों में हो छाले, छाले भरो पांवों से भी चलने नहीं देते, जीना तो चाहता हूं लेकिन जीने नहीं देते, जीना तो चाहता हूं लेकिन जीने नहीं देते। आपको अपना बचपन बहुत याद आता होगा। बचपन की कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने अभी लिखी हैं और मैं वो आपके सामने सुनाना चाहता हूं। जैन साहब की इजाजत हो तो पहले तलाश लूं कि कहां रखी है। तलाशना जरूरी है, नई है, ताजा है, और ताजा चीज नहीं खानी चाहिए। एक सज्जन शिमला घूमने गए, वहां से वो चले गए कश्मीर। कश्मीर के सेब प्रसिद्ध हैं, उन्होंने सेब खा लिया पेड़ से तोड़ के। घूमना तो दूर, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सेब को जब हम सीधा खाते हैं तो इतना डाइजेस्टिव होता है कि एक इस हाथ में रहता है, एक पैर बाहर और एक पैर अंदर ही होता है। बहुत बढ़िया, तालियां तालियां। इसलिए बिल्कुल नई, और अभी तो पुर्जे पर ही हैं, किताब में नहीं है। देखिएगा, बिल्कुल बचपन की कविताएं हैं, बचपन की यादें हैं कि खेलें कूदें करें ठिठोली मिलकर नाचें गाएं। आप देखिएगा छंद कैसे चलता है कि खेलें कूदें करें ठिठोली मिलकर नाचें गाएं, बचपन की यादों को लेकर यौवन में इठलाएं, बचपन की यादों को लेकर यौवन में इठलाएं, सहज सरस सरीला जीवन लगता हमको प्यारा, कि सहज सरस सजीला जीवन लगता हमको प्यारा, मात पिता के साथ साथ स्वे जाता जीवन न्यारा, पलकों पर सपनों का मेला,
कि पलकों पर सपनों का मेला जूही सा सरसाएं, खेलें कूदें करें ठिठोली मिलकर नाचें गाएं। बचपन ऐसा ही था ना आपका, या कुछ और भी था? और मैं अंत में एक गीत के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैंने समय तो आपका बहुत ज़्यादा ले लिया है, लेकिन अपना गीत पढ़ने का जो लोभ है वो नहीं रोक पा रहा हूं। और गीत मैं इसलिए भी पढ़ना चाहता हूं क्योंकि आप लोग वो पीढ़ी है जो इस देश को दशा और दिशा दोनों देगी, चाहे वो कविता के माध्यम से दे, चाहे कहानी के माध्यम से दे, और चाहे अपने कार्य के माध्यम से दे। ध्यान दें, अभी आपने जो कविताएं रची हैं बिल्कुल उसी के आधार पर कि कहां से लाऊं कंठ सुरीला, कहां से लाऊं मीठे बोल, कहां से लाऊं कंठ सुरीला, कहां से लाऊं मीठे बोल। यहां कबीरा मौन खड़ा है, तुलसी तू ही आंखें खोल, कहां से लाऊं कंठ सुरीला, कहां से लाऊं मीठे बोल। महंगाई की मार पड़ी है, जनता की आवाज दबी है। जैन साहब, महंगाई की मार पड़ी है, जनता की आवाज दबी है, बेबस सी सरकार पड़ी है, यहाँ ढोल में पोलम पोल, बोल री जनता तू ही बोल, कहां से लाऊं मीठे बोल, बोल री जनता तू ही बोल, कहां से लाऊं मीठे बोल। आम आदमी की स्थिति देखिए, महंगाई ने क्या कर दिया है इस देश का और इस देश के लोगों का, कि आम आदमी हाँफ रहा है, आम आदमी हाँफ रहा है, भ्रष्टाचार से कांप रहा है, घोटालों को नाप रहा है, मुरली को सच्चे स्वर देकर बोल रे मोहन तू ही बोल। मोहन, मनमोहन, बिल्कुल मौन बैठे रहते हैं, मौनी बाबा हैं। आम आदमी हाँप रहा है, भ्रष्टाचार से कांप रहा है, घोटालों को नाप रहा है, मुरली को सच्चे स्वर देकर बोल रे मोहन तू ही बोल, कहां से लाऊं कंठ सुरीला, कहां से लाऊं मीठे बोल, कहां से लाऊं कंठ सुरीला, कहां से लाऊं मीठे बोल। अब मैं शिक्षा की बात करता हूं। शिक्षा क्या हो गई है? हर एजुकेशनल ट्रस्ट कहने को तो ये कहते हैं कि हमारा व्यापार से, नफे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वास्तव में हमारे शिक्षा के मंदिर अब क्या हो गए हैं और शिक्षा की क्या दशा हो गई है, ध्यान चाहता हूं आपका, क्योंकि आप अभी इस सिस्टम में हैं। शिक्षा अब व्यापार हो गई, शिक्षा अब व्यापार हो गई, नीति की मोहताज हो गई, अमरीकी सरकार हो गई, नैतिकता के मानदंड पर, नैतिकता के मानदंड पर बोल रे गांधी तू ही बोल, कहां से लाऊं कंठ सुरीला, कहां से लाऊं मीठे बोल। हिंसा और अपराध बढ़े हैं, व्यभिचारी के नाम बढ़े हैं। अभी दिल्ली में गैंगरेप हुआ, क्या दशा हो गई थी देश की। हर आदमी सड़क पर था, हर युवा सड़क पर था, और उसमें जो आक्रोश था, उस आक्रोश को हमारे नेताओं ने सुना तक नहीं। सीधी बात करते रहे, सांत्वना देते रहे, और हम लोगों का भी खून इतना जम चुका है कि उस घटना को घटे आज भले 1 से 1.5 महीना हो गया है, हमने कुछ दिनों हल्ला मचा लिया, लेकिन किसी अंजाम तक नहीं पहुंचे। और उसके कारण क्या है देखिएगा, कि हिंसा और अपराध बढ़े हैं, व्यभिचारी के नाम बड़े हैं, मलहम लेकर सभी खड़े हैं, लाइलाज हो गया मर्ज तो बोल रे राहुल तू ही बोल,
कहाँ से लाऊं कंठ सुरीला, कहाँ से लाऊं मीठे बोल, कहाँ से लाऊं कंठ सुरीला, कहाँ से लाऊं मीठे बोल। और अंतिम स्पर्श है इस कविता का, जिसके लिए कविता लिखी गई और विशेष तौर से लेखकों और कवियों के लिए ये कविता लिखी गई थी, उनको जगाने के लिए कविता लिखी गई थी, ये गीत लिखा गया था। अंतिम स्पर्श के तौर पर मैं ध्यान चाहता हूं कि ठेकेदारी से लेख लिखे हैं, पैसे देके लोग लिखवाते हैं, ठेकेदारी से लेख लिखे हैं, वाणी पर तगड़े पहरे हैं, सच्चाई पर भी झगड़े हैं, लाज शर्म से झुकी हैं आंखें, लाज शर्म से झुकी हैं आंखें, बोल सोनिया तू ही बोल, कहां से लाऊं कंठ सुरीला, कहां से लाऊं मीठे बोल। बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी को। अब आदरणीय सोनू जी भाई साहब। समय बहुत हो चुका है। हेलो 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 हेलो। समय अपनी अवधि से बहुत, अपनी मर्यादाओं से बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं सर्वप्रथम इस आयोजन में पधारे, इस कार्यक्रम में पधारे आज के समारोह के अध्यक्ष बहुत अच्छे कवि हैं, और ये कवि ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सारे समाज को, सारे समाज के वर्गों को अपनी लेखनी के माध्यम से जागृत रखता है, जागृत करता है। ऐसी एक हस्ती यहाँ पधारी और उन्हें लाने में मूल स्रोत रहे हमारे आदरणीय डॉक्टर भागचंद जी साहब, जो हमारे ही महाविद्यालय के स्नातक विद्वान हैं, और भाई पीयूष जी, भाई भागचंद जी, आप दोनों एक ही बैच के विद्यार्थी हैं, 97 पास आउट हैं और वर्तमान में भी दिल्ली पब्लिक स्कूल में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में वहाँ अध्यापन कार्य करा रहे हैं। मैं आपका भी ट्रस्ट की ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई अनेकान जी, जो प्रति समय हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विद्यार्थियों की हर तरह के आयामों में, कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, आज इन्होंने भी निर्णायक पद यहाँ पर लिया, उनका भी मैं हृदय से महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय नवल किशोर जी साहब, जिनका परिचय मुझे प्राप्त हुआ है, स्वयं एमए हिंदी और अंग्रेजी से आपने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, डॉक्टरेट हैं, भाषा विज्ञान में आपने डिप्लोमा प्राप्त किया है, और हिंदी उत्थान परिषद के आप अभी वर्तमान में कार्यरत अध्यक्ष हैं। 19 पुस्तकें, जिनमें 11 पाठ्य पुस्तक कोर्स में लगी हुई हैं, 4 आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, 2 काव्य संग्रह आपके हैं, 1 व्याकरण में आपने ग्रंथ लिखा है, और अनेक शोध पत्र भी आपके प्रकाशन उनका हो चुका है। साथ में आप और एमजे पब्लिक स्कूल के उसमें संप्रति और कॉलेज में प्राध्यापक भी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ श्री नवल किशोर जी, आपको जो इतनी प्रतिभाएं हमारे बीच बैठी हैं, ये प्रतिभाएं केवल एक कविकार के रूप में ही या मंच पर नहीं आती हैं, एक प्रखर वक्ता के रूप में मंच, इस मंच के, इस स्मारक के माध्यम से पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी जैन धर्म के समीचीन तत्वज्ञान की धारा प्रवाह में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और अभी तक हमारे महाविद्यालय से 600 लगभग विद्वान, 1977 से यह विद्यालय संचालित हुआ है, प्रारंभ हुआ, और अभी तक 600 के लगभग विद्वान तैयार होकर पूरे देश विदेश में तत्व का डंका बजा रहे हैं, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न है। और इस पूरे प्रचार प्रसार का विद्वानों का यदि नेतृत्व कोई कर रहा है, ऐसे हमारे विद्वत शिरोमणि तत्ववेत्ता डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब, जिनके निर्देशन में हम सभी यहाँ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए एक कविकार के रूप में, अंग्रेजी भाषण के रूप में, संस्कृत भाषण के रूप में, अनेक प्रकार के भाषण के रूप में, भजन के माध्यम के अनेक प्रकार के आयामों से ये यहाँ से पारखी बनते हुए, तरसते हुए एक ओजस्वी वक्ता के रूप में समाज में प्रख्यात होते हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारे महाविद्यालय के हमारे सहयोगी भाई संतोष जी को, कृपया हमारे अध्यक्ष, हमारे निर्णायक, आपको यह ग्रंथ भेंट करके उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। मैं तो आप जैसी हस्तियों को तो ये पुस्तकें, ग्रंथ के माध्यम से ही आपके इस सम्मान में हम समर्पित कर सकते हैं। पुस्तकें और ज्ञान का माध्यम ही कवियों की सर्वश्रेष्ठ पूंजी होती है।
भाई संतोष जी उनका ग्रंथ देकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। साथ में हमारे इस ट्रस्ट के और हमारे आदरणीय गुरुजन के गुरुजन और इस देश में सर्वोच्च रीति से यदि जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अग्रणीय संस्था, उस संस्था के हृदयहार हमारे आदरणीय छोटे दादा, उनकी एक खंड काव्य के नाम से एक प्रस्तुति है पश्चाताप। वो पश्चाताप की एक प्रस्तुति और उसी की सीडी आपको यह भेंट की जा रही है। मैं भाई अनेकान जी से अनुरोध करता हूं, आदरणीय नवल किशोर जी साहब को और भागचंद जी साहब को, हमारे दोनों ही गणमान्य अतिथियों को यह पश्चाताप खंड काव्य की प्रस्तुति उनको देकर देवें। साथ में मैं बता देना चाहता हूं, आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, निश्चित रूप से आज उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं, सारा देश हर वर्ग उनके नाम को भली भांति जानता है। उनका यह खंड काव्य लगभग 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखा था और लगभग 81 वर्ष की उम्र में यह प्रकाशित मतलब सामने आया और उसके बाद यह प्रकाशित हुआ है। उसके बाद इसको पद्य रूप में गाया गया है और उसकी प्रस्तुति यह सीडी के माध्यम से आपको भेंट दी है। धन्यवाद विद्यार्थियों की ओर से, ट्रस्ट की ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से आप दोनों अतिथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब अधिक समय न लेते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अभी की सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय हो। और अब इस सांस्कृतिक साहित्यिक सप्ताह की जो बेला है वो अभी यहीं विराम लेती है। पुनः यह बेला 24 तारीख की रात्रि में, जो इसका एक आयाम है अभी, अंग्रेजी संभाषण प्रतियोगिता, आंग्ल भाषा में भी आप अपनी प्रतिभाएं निखारें, उसके लिए 24 तारीख की रात्रि में यह प्रतियोगिता रखी गई है। और जो निर्णायक गण हैं उनसे बात हो चुकी है, वे सभी निर्णायक गण भी हमारे इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। अधिक समय न लेते हुए भाई संतोष जी से मेरा निवेदन है, शीघ्रता से छात्रावास उपस्थिति लें। समय बहुत हो चुका है, इसलिए थोड़ी सी बातें कल के कार्यक्रम की भी मुझे आपसे करनी है। फाइनल वालों सभी विद्यार्थी कृपया यहाँ आगे इस रो में बैठ जाएं। सभी शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों से निवेदन है, सभी विद्यार्थी शास्त्री तृतीय वर्ष के कृपया यहाँ अपनी अग्रणी पंक्ति में बैठें। और संतोष जी से निवेदन है, कृपया सभी कक्षाओं की हाजिरी आप ले लें, माइक वहीं है, वहीं से ले लीजिए। और कुछ विशेष बातें आपके लिए, हमारे घर में हमारा अपना यह बहुत अनूठा कार्यक्रम है और हम इसके साक्षी हैं। अखिलेश भाई थोड़ा सीधे बैठ जाए, अखिलेश भाई थोड़ा सीधे बैठ जाए तो मेरे को भी बोलने में मजा आएगा। आप टेढ़े रहोगे तो मेरी भाषा भी टेढ़ी हो जाएगी। आपसे निवेदन है कि इसके बाद 5 मिनट के लिए आपको रोकूंगा और कल के कार्यक्रम की रूपरेखा, भूमिका क्या रहेगी, उसकी सारी सूचनाएं आपको प्रेषित करूंगा। शास्त्री प्रथम वर्ष हर्षित जैन, हेमचंद्र, शुभम मोदी, नरेश, गणेश, सचिन, प्रशांत, मयंक, प्रखर, विनीत, प्रियम, संकेत, अक्षय, श्रीशांत,